नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AES PRT का सैम्पल पेपर करने वाले हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसमें होने के वाला है, हम 100 क्वेश्चंस करेंगे टोटल। तो इसमें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, सारे ऑप्शन शायद कवर ना हो पाए, इसीलिए अगर आपको किसी ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है, अगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगता आपको, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से करेक्ट वाला हमें चूज करना है। तो ऑप्शन डी जो है अमावस्या ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का अर्थ सही से बता रहा है। तो गले का हार होना, इसका अर्थ होता है ऑप्शन में से अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है हमें। तो देखिए, कल्पित का मतलब होता है इमेजिनरी। ठीक है, कल्पना में ये शब्द का इस्तेमाल होता है। तो कल्पित मतलब इमेजिनरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यथार्थ। यथार्थ का मतलब जो सत्य है, फैक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो सरल वाक्य में पता करना है। तो पहला वाक्य, जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है इसलिए वह राष्ट्रभक्त कहलाता है। तो इसलिए जो होता है ये हमारा मिश्र वाक्य में संयुक्त वाक्य में यूज होता है। ठीक है, ये संयुक्त हो जाएगा। और देखिए, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, तो ये सरल वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो और तो जो होता है ये आपका मिश्र वाक्य में यूज किया जाता है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य में यूज होता है, ये संयुक्त मिश्र नहीं है ये वाला। ठीक है, इसलिए आपका संयुक्त में होता है। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन में से ये ऑप्शन ए जो है ये इसका सही तत्सम तद्भव वाला हमारा पेयर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी चली गई है, तो यहाँ पर देखिए जा चुकी है रेलगाड़ी, इसीलिए ये काम क्या है, पूरा हो चुका है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, पूर्ण पक्ष हो जाएगा। ये सातत्य बोधक होता है जब चल रहा होता है काम। ठीक है, नित्य बोधक होता है जब कोई फैक्ट की बात होती है, जैसे सूर्य पूरब से ही उगता है। ठीक है, आवर्ती में होता है कोई चीज रिपीटिशन हो रही होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में संबंध वाचक सर्वनाम ज्ञात करना है हमको। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो वही और जो होता है ये वाला ऑप्शन बी हमारा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विराम चिन्हों में से विवरण चिन्ह हमको चुनना है। तो विवरण चिन्ह इसका ऑप्शन ए है। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो आरसी और आरसी का जो रिलेशन है वो बताना है। तो ये आरसी जो होता है इसका मतलब आईना होता है। ठीक है, तो आईना देखिए इसी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरसी का मतलब ये वेद संबंधी होता है और ये आरसी का मतलब आईना होता है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में से परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात करना है हमको। परिमाणवाचक, तो मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये 4 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पर कॉमा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। ए रमेश यहाँ आओ, तो यहाँ पर जो ये ए यूज किया है ये संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वक्त का शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। तो रक्त का पर्यायवाची होता है लहू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उसके मुहावरे का अर्थ बताना है यहाँ पे। ठीक है, पाँव में बेड़ी पड़ना, तो इसका अर्थ होता है नियंत्रण में होना। निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, यदि वह बोलता तो वह चला जाता, तो जो होता है ये मिश्र वाक्य में यूज होता है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। और जो होता है ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमारे पास ये गद्यांश है। तो गद्यांश पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जिससे क्या है हमारे गद्यांश पढ़ते ही उसका आंसर हमें पता चल जाएगा। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है, ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, ईंधन का मुख्य स्रोत क्या होता है, परमाणु, कोयला, रासायनिक व जल, परमाणु, जैव, पेट्रोलियम द्रव्य व कोयला। ईंधन से किसका उत्पादन होता है, वाहन, ऊर्जा, भोजन, शिक्षा। इस प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने भाग लिया, 1.48 करोड़ से कम। ये ठीक है, ये संख्या बतानी है हमें। गद्यांश का शीर्षक बताना है। ठीक है, ईंधन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं हम, इससे क्या होगा हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। हम ईंधन पर भी निर्भर हैं। ईंधन वह चीज है जिससे हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था किसका उत्पादन होता है, ऊर्जा का होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ईंधन है,
जो सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है और यह हमारे पास सीमित मात्रा में है। ईंधन आज के समय में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पेट्रोलियम द्रव्य एवं कोयला ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। तो ये भी पूछा गया था मुख्य स्रोत, तो पेट्रोलियम द्रव्य एवं कोयला ये इसके मुख्य स्रोत हैं। ये हमारा एक और आंसर मिल गया यहाँ पे। यह ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। ईंधन को उनके गुणों के और उनके उत्पादन के तरीके के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कुछ ईंधन रासायनिक ईंधन के तहत आते हैं तो कुछ परमाणु ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें कुछ ठोस हैं, कुछ तरल हैं और कुछ गैसीय हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन या जैव ईंधन के आधार पर भी अलग अलग माना जाता है। इन सबके अलावा भी एक और आधार है जिस पर यह विभाजित किया गया है और यह है कि नवीनीकरण या गैर नवीनीकरण ईंधन। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक ईंधन की भांति काम करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव एम कुट्टी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे नाम पूछा गया था, ये क्या है, एम कुट्टी है, ठीक है। कुट्टी ने अपने संबोधन में पेट्रोलियम उत्पादों के महत्व और ईंधन की बचत पर जोर दिया। इस प्रतियोगिता में देश के सभी शिक्षा बोर्डों से 1.48 करोड़ से ज्यादा, देखिए यहाँ पे 1.4 करोड़ से ज्यादा की बात हुई है, बच्चों ने भाग लिया है। वाहनों के उचित उपयोग से ईंधन का संरक्षण किया जाता है। ईंधन की बचत करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ईंधन का उत्पादन, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चंस का लगभग आंसर पता चल गया है। अभी देखते हैं किसके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई। तो ये हमने देखा भी एम कुट्टी के द्वारा की गई। ईंधन का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो ईंधन का मुख्य स्रोत ये होता है पेट्रोलियम द्रव्य एवं कोयला, ठीक है। ईंधन किसका उत्पादन होता है, तो ईंधन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने भाग लिया, तो 1.48 करोड़ से अधिक। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आसान हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है, तो शीर्षक ईंधन से रिलेटेड है, तो ईंधन का संरक्षण इसका सही शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इंग्लिश के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ हमें एरर बताना है, कौन से पार्ट में है। एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी टू टेक पार्ट इन द डांस कॉम्पिटिशन। तो देखिए जब एवरी आता है तो ये सिंगुलर यहाँ पर वर्ब यूज होती है, वर्ब जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दूसरा है, जो पार्ट दूसरा है उसमें एरर है, ठीक है। यहाँ वर्ब नहीं होगा, वाज होगा, ठीक है। यहाँ पर ये अंडरलाइन हो रखा है, इसकी जगह हमें रिप्लेस करके कोई वर्ड बताना है, ठीक है। ये सेंटेंस बताना है, शी हैव एवरी डे बीन अफेक्शनेट फॉर ऑल हर रिलेटिव्स। तो देखिए ये तो गलत है, ठीक है। तो इसका नो इम्प्रूवमेंट तो गलत हो जाएगा। शी के साथ हैव नहीं आएगा, ठीक है, तो हैज आएगा, ठीक है। अब हैज के दो ऑप्शन है हमारे पास, हैज ऑलवेज बीन अफेक्शनेट टू या हैज एवरी डे बीन अफेक्शनेट टू। तो हैज यहाँ पर एवरी डे नहीं आएगा, ऑलवेज आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे। शी हैज ऑलवेज बीन अफेक्शनेट टू ऑल हर रिलेटिव्स। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम, यहाँ पर सिमिलर मीनिंग वाला बताना है। तो स्ट्रिक्ट का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में से ऑयस्टर, ठीक है। ऑयस्टर वो लोग होते हैं जो सिंपल रहते हैं, अपने ज़्यादा शौक नहीं करते हैं। लेविश और डेप्लोरेबल ये जो होते हैं, या लेविश जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले होते हैं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में मैं अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर डी है। मेटिकुलस का हमको क्या बताना है, यहाँ पर सिमिलर मीनिंग बताना है। तो मेटिकुलस का मतलब होता है परफेक्शनिस्ट, जो हर काम को बिल्कुल एक्यूरेटली करना चाहते हैं। एडजर्न का मतलब होता है, ये आपने कोर्ट्स में सुना होगा कि यहाँ पर कोर्ट एडजर्न होता है, मतलब क्या है, स्थगित किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो नलीफाई इसका सिमिलर मीनिंग है, यहाँ पर पूछा है हमसे है अपोजिट, तो अपोजिट मीनिंग इसका हो जाएगा मस्टर। मस्टर का मतलब होता है असेंबल होना, किसी जगह पर असेंबली बुलाई जा रही है तो ये कहा जाएगा एवरीबॉडी मस्टर हियर, मतलब असेंबल होना, इकट्ठा होना। तो यहाँ पर सबको भेजा जा रहा है और यहाँ पर सबको बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो गया ये, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन हु स्टडीज फैमिलीज, तो जो फैमिली को स्टडी करता है उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा जीनियोलॉजिस्ट। जीन का यहाँ पर देखिए, जीन का मतलब होता है हमारी फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। जीन्स पेरेंट्स से चाइल्ड में आते हैं, तो फैमिली को की स्टडी के लिए जीनियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, जो फैमिलीज की स्टडी करता है। एट वंस फिंगर टिप, तो इसका हमें ईडियम फ्रेज का यहाँ पे मीनिंग बताना है। तो जो फिंगर टिप्स पे है वो क्या चीज़ होती है, ईजिली अवेलेबल होती है। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डैश लेफ्ट द स्कूल, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल आ रहा है, तो इसकी जगह हैव आ जाएगा यहाँ पर। अब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द स्कूल। यहाँ पर ये हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है इसमें से। तो ये माइमेसिस की स्पेलिंग ये ऑप्शन बी वाले होती है, ठीक है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है मिमिक्री करना, ठीक है, किसी की नकल करना। टू गिव द गन, इस ईडियम फ्रेज का मीनिंग होता है हमारा टू एक्सेलरेट, किसी काम को जल्दी करना, ठीक है। गाड़ी चला रहे हो तो ये कहा जाएगा टू गिव द गन, मतलब क्या है, एक्सेलरेटर पर पैर रखिए।
यहाँ पर हमें ये सेंटेंस को रीअरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट इसका सीक्वेंस बताना है जिससे मीनिंग निकले। अब यहाँ पर ये देखिए एक इन्होंने पहले ही दे रखा है, ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में देखिए SQSR ऐसे दे रखा है, तो पहला तो P तो होने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो पहला S होगा, Q होगा, R होगा, या फिर SQR में से होगा, ठीक है। तो ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर, तो ऑल ओवर के बाद देखिए अलॉन्ग नहीं आएगा, तो ये R वाला तो गलत हो गया। और Q बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर न्यू दिल्ली इन द एंटिसिपेशन ऑफ, ये ऑल ओवर जापानीज एयर रेड्स एंड देयर वर सेवरल। तो देखिए अगर ये पढ़ के देखते हैं तो इसके बाद ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर द न्यू दिल्ली इन द एंटिसिपेशन ऑफ, ठीक है। तो इसके बाद ऐसा आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। ए और सी में अगर देखते हैं तो ऑफ के बाद यहाँ पर अलॉन्ग नहीं आएगा, न्यू द ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर न्यू दिल्ली इन द एंटिसिपेशन ऑफ अलॉन्ग। तो ऑफ के बाद अलॉन्ग नहीं आएगा, तो ये आर वाला ऑप्शन भी ये वाला गलत हो जाएगा। एस के बाद क्यू आने वाला है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका सीक्वेंस बन जाएगा ऐसे, ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर न्यू दिल्ली इन द एंटिसिपेशन ऑफ जापानीज एयर रेड्स एंड देयर वर सेवरल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड ऑन विच वी लिव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ वर्ड, करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमको। तो अनपोजेस्ड में डबल एस 2 बार आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉग मूव्ड डैश टुवर्ड्स हिज मास्टर, तो देखिए डॉग जब मूव करेगा मास्टर की तरफ तो वो शेमफुली नहीं करेगा, मेनली होली तो कुछ होगा नहीं, वो ब्रिस्कली करेगा। मतलब क्या है, ब्रिस्कली का मतलब जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर डी आंसर इसका हो जाएगा। स्लीप इज इंडिस्पेंसिबल फॉर मेंटेनिंग इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन विच इज अ की टू प्रिवेंट एंड रिकवर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। तो यहाँ पर एरर बताना है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, नो एरर। दे विल बी एब्डिकेटेड द किंग, तो यहाँ पर क्या है देखिए इसका बताना है हमें, इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है, अंडरलाइन जो कर रखा है। तो देखिए ये तो गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो गलत हो जाएगा। दे विल बी एब्डिकेटेड द किंग ये गलत है। तो इसका अगर ऑप्शन देखते हैं तो दे विल बी एब्डिकेटिंग द किंग ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर हमें पैसेज यहाँ पर एक और आ गया है, तो वही करने वाले हम, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। स्पीच इज ग्रेट ब्लेसिंग इफ वी यूज इट इनडिस्क्रिमिनेटली, इफ वी यूज इट केयरफुली, इफ वी यूज इट टू प्लीज अदर्स, इफ वी यूज इट टू प्ले वन अगेंस्ट द अदर। If we express speech can be also be a great curse if we express ourselves alike to all, if we adopt different vocabulary, if we always try to please everyone with it, if we always try to win friends. Slip of tongue का मीनिंग पूछा है यहाँ पे, biting the tongue, ठीक है। अब पैसेज रिवील्स दैट, तो पैसेज क्या रिवील कर रहा है ये बताना है हमको। The use of ambiguous and unusual words bring friends, careless use of words create enemies, केयरफुल यूज ऑफ वर्ड्स में ब्रिंग अस प्रॉफिट बट नॉट फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे करके है। अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशन ऑफ द मैन बिकॉज ही वांट्स टू प्ले विद पीपल, ही वांट्स टू डिसीव एवरीवन, ही वांट्स टू अम्यूज एवरीवन, ही लैक्स द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अभी पैसेज को पढ़ते हैं एक बार जल्दी से। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी ग्रेट कर्स फॉर अ व्हाइल, इट हेल्प अस टू मूव टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर नोन टू our fellows. It can also, if we use it carelessly, make our attitudes completely misunderstood. तो देखिए यहाँ पर अगर केयरलेसली यूज करेंगे तो हमारा क्या है, कर्स की तरह वो काम करेगा, ये बता रखा है। स्लिप ऑफ टंग, यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग का मीनिंग हमें पता करना था। द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड और एन एम्बिगुअस वर्ड में क्रिएट एन एनिमी वेयर वी हैव, तो यहाँ क्रिएट एनिमी की बात कर रखी है, वेयर वी हैव होप टू विन अ फ्रेंड, तो फ्रेंड की जगह एनिमी बन जाएगा अगर आपका स्लिप ऑफ टंग हो जाए। स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है आपने जो कहना चाहते हैं उसकी जगह कुछ और कह दिया, ठीक है। अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकैबुलरीज एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड लिसनर मे स्ट्राइक एज एन अनएजुकेटेड लिसनर as showing pride. Unwillingly, we may use a word which bears a different meaning to our listeners from what it does to men of our own class. The speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demands careful handling. Only a fool will express himself alike to all. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। Speech is a great blessing if we use it indiscriminately, if we use it carefully. तो जब carefully use करेंगे तब speech क्या है, blessing की तरह काम करेगी। Speech can also be a curse if we express ourselves alike to all, if we adopt different vocabularies to different classes of people, if we always try to please everyone with it, if we always try to win friends with it. तो देखिए इन दोनों के बारे में तो बात ही नहीं की गई थी यहाँ पे।
इफ वी अडॉप्ट डिफरेंट वोकेबलरीज, अगर डिफरेंट वोकेबलरीज यूज करेंगे तो वो कर्स नहीं काम करेगी, वो तो अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे एक ही तरीके से बात करोगे तो स्पीच जो है वो कर्स की तरह काम करेगी, अब शार्प हो जाएगा वो, ठीक है। अ स्लिप ऑफ टंग का मीनिंग होता है जब हम क्या है वर्ड्स को केयरलेसली यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसेज रिवील्स दैट द यूज ऑफ एम्बिगुअस एंड अनयूजुअल वर्ड्स ब्रिंग फ्रेंड्स, तो जो एम्बिगुअस वर्ड यूज करोगे, एम्बिगुअस मतलब जिनके डबल मीनिंग होते हैं, तो उससे फ्रेंड्स नहीं आप जीतने वाले हो। केयरलेस यूज ऑफ वर्ड्स क्रिएट एनिमीज, तो ये बात करेक्ट है, ये बता रखा है इसमें। केयरफुल यूज ऑफ वर्ड्स में ब्रिंग अस प्रॉफिट, तो ऐसी कोई बात नहीं बता रखी है। देखिए इसमें करेक्ट से मतलब नहीं है, जो पैसेज में बता रखा है वही हमें यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेक्ट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ द मैन, बिकॉज एक फूल सबके साथ एक ही तरीके से बात करेगा, क्यों? He wants to play with people, he wants to deceive everyone, he wants to amuse everyone, he lacks the power of discrimination in the use of words। तो देखिए ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पर मतलब है उसको भेदभाव करना नहीं आता अलग अलग वर्ड्स में, ठीक है। किसके साथ कैसी बात करनी है ये उसको नहीं पता, इसलिए वो सबसे एक जैसी बात करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारी इंग्लिश खत्म हो गई, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, तो वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। इन विच ईयर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था 1986 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवंत मान वाज द स्वॉन इन एज द 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इन मार्च 2022, ठीक है। तो भगवंत मान जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, तो कॉलरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ये जो है ये वाटर बॉर्न है, लेकिन ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू, तो जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट का वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया जो है ये एक और वर्ड है साउथ इंडिया के लिए, ठीक है, सदर्न इंडिया के लिए। तो साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर हमारी क्या है? गोदावरी, इसको साउथ की गंगा भी कहा जाता है। What is the name of the digital app which has been launched by the Parliament of India in January 2022, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 में जो डिजिटल ऐप लॉन्च की गई है पार्लियामेंट द्वारा उसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विद, तो टाइगर वुड्स जो है वो गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है, इंडियन वुमेन पूछा है तो वो सरोजिनी नायडू है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो सोशल की बात, सोसाइटी की बात वाइगॉस्की ने की थी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अकॉर्डिंग जो भी कोई सीखते हैं वो सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। हाउ कैन अ टीचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, तो यहाँ पर पॉजिटिव बात पूछी गई है, ठीक है। बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर चिल्ड्रन कैसे होंगे? बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू लुक फॉर द आंसर्स टू प्रॉब्लम्स इन द टेक्स्ट बुक, तो खाली टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक जो है नेगेटिव वर्ड आ जाता है यहाँ पे टीचिंग लाइन में। बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स दे पोस्ट, तो पूरा का पूरा करेक्ट आंसर बता देंगे तो उससे भी बच्चों को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है? हाउ कैन अ टीचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर, तो पूरा सॉल्यूशन बताने से वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे। बाय गिविंग टेंजिबल रिवॉर्ड्स, तो रिवॉर्ड से भी कोई काम नहीं होता। बाय गिविंग चिल्ड्रन अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड सपोर्ट व्हाइल सॉल्विंग देम, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, तब क्या है वो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस अ टीचर शुड एक्टिवेट इंड्यूस, तो टीचर को क्या करना चाहिए इफेक्टिव लर्निंग के लिए? तो हमें पॉजिटिव जो होगा ऑप्शन वो देखना है। एंटिटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी अमंग स्टूडेंट, इंक्रीमेंटल बिलीफ ऑफ एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, तो कंपटीशन से कोई आपकी इफेक्टिव लर्निंग नहीं होती है। सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी अमंग स्टूडेंट्स, तो किसी को इंफीरियर अगर पोर्ट्रे करेंगे, किसी को कम आंकेंगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एंटिटी बिलीफ और इंक्रीमेंटल बिलीफ। एंटिटी बिलीफ का मानना होता है कि जो भी किसी के दिमाग है या नॉलेज है वो जीन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन इंक्रीमेंटल बिलीफ का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो एंटिटी का मतलब है जिसके नॉलेज जैसी है, इंटेलिजेंस है, वो फिक्स हो गई यहाँ पर। लेकिन इंक्रीमेंटल बिलीफ का मानना है कि उसको इंक्रीमेंट किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमें क्या बताया यहाँ पे, इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या अप्रोच इस्तेमाल करेंगे? तो ये ऑप्शन बी इंक्रीमेंटल बिलीफ ऑफ एबिलिटी अमंग चिल्ड्रन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है सारे बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। अलग अलग डिसेबिलिटी है किसमें, तो उसको अलग भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, तो खाली एडमिशन प्रोसीजर से रिलेशन नहीं है इसका। इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, तो फैक्ट्स जो है वो काफी नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई है तो पॉजिटिव चीजों की बात होगी, ठीक है। तो फैक्ट के बारे में खाली इंडोक्ट्राइन मतलब होता है इनको इंक्लूड कर रहे हो, तो खाली फैक्ट को इंक्लूड कर रहे हो तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये नहीं होगा। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, डिसेबिलिटी है, तो वो सभी क्या है एक साथ रहेंगे। तो जो टीचर सेलिब्रेट करेगा डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, वो क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, टीचर्स से इसका कोई लेना देना नहीं होता इंक्लूसिव एजुकेशन का। हु डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग को डेवलप किया था एलेक्स ऑसबोर्न ने, ठीक है। विच ऑफ द लेवल ऑफ टीचिंग इज नोन एज थॉटलेस टीचिंग, ठीक है। तो देखिए लेवल ऑफ टीचिंग या लेवल ऑफ लर्निंग जो होता है, इसमें क्या है, मेमोरी लेवल जो होता है वो सबसे लोएस्ट लेवल होता है, ठीक है। तो इसको थॉटलेस कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो यहाँ ये टीचिंग नहीं होगा, ये लर्निंग होगा, ठीक है। ये लर्निंग कर लीजिए, यहाँ पे लर्निंग होगा, यहाँ पे टीचिंग नहीं होगा, लर्निंग होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोएस्ट लेवल होता है ये मेमोरी लेवल होता है, इसमें सिर्फ हम याद कर लेते हैं। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, उसमें क्या समझते हैं। तीसरा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमने सीखा है उसको हम अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो थॉटलेस बिना सोचे समझे याद कर लेना, ये क्या हो मेमोरी लेवल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये टीचिंग नहीं होगा, लर्निंग होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, तो क्वेश्चन को क्या है उन्हें पूछना चाहिए, ठीक है। तो उनको एनकरेज करना चाहिए, बी एनकरेज टू आस्क द क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडजस्टमेंट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड, तो जो एडजस्टमेंट का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज बिटवीन नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं और फैमिली स्कूल डिमांड्स ऑफ, तो यहाँ पे डिमांड्स ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। इंडिविजुअल की नीड और सोसाइटी की जो नीड है उसके बीच में ही हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ विजुअल एड, तो विजुअल एड कौन सी है, तो रेडियो देखिए ये ऑडियो एड है, ग्रामोफोन भी ऑडियो एड है। तो जहां पर फोन आ जाता है, यहाँ का फोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है। तो ये ऑडियो से रिलेटेड होता है। पिक्चर जो होती है वो विजुअल एड में आ जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज हमारा होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में। व्हेन वी बर्न कैंडल द आउटर मोस्ट जोन रिप्रेजेंट, तो सबसे आउटर मोस्ट जोन जो होता है कैंडल के फ्लेम का, वो क्या होता है, उसमें कंप्लीट कंबस्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एक्शन ऑफ हीटिंग ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम ओर्स को हीट करते हैं तो उसे रोस्टिंग कहा जाता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो उसको कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। व्हाट इज डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड कॉमनली नोन एज, तो डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड को हम कहते हैं विनेगर। विनेगर जो होता है वो डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड होता है, इसमें पानी मिलाया होता है एसिटिक एसिड में। रिपीटिशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड, तो साउंड का जो रिपीटिशन होता है उसे हम एको बोलते हैं, ठीक है, जो आवाज गूंजती है। स्टेनलेस स्टील इज अ, तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये एक एलॉय होता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन अकर्स इन सोलर कुकर, तो देखिए सोलर कुकर में क्या होता है, सोलर जो हमारी सूर्य की किरणें आती है, सनलाइट आती है, उसकी मदद से हम क्या है, कुकर है तो क्या करेगा, हीट करेगा वो। तो यहाँ पर क्या है, सोलर एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल नॉट अफेक्ट द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस, तो स्फेरिकल लेंस है उसकी फोकल लेंथ को अफेक्ट नहीं करेगी, क्या क्या, रेडियस ऑफ लेंस करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल ये भी करेगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है उसके लेंस का, कितने भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उससे उसका क्या है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होने वाली है। मटेरियल ऑफ लेंस जो है ये भी करता है, ठीक है। तो ये ए बी और डी जो है ये आपके अफेक्ट करते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस को, कितनी दूर रखा है ऑब्जेक्ट उससे उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड, तो मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो इकोसिस्टम जो है ये टर्म टेंसली ने प्रपोज की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट बताना है हमको, ठीक है, करेक्ट बताना है। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, तो साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स नहीं होती हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑडिबल साउंड वेव्स हैव अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 किलोहर्ट्ज एंड अबव, तो ये हमको पता होना चाहिए 20 से 20,000 के बीच में होती हैं, 20 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में होती हैं, इससे अबव नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। साउंड वेव्स रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, तो ये करेक्ट है, मीडियम चाहिए होता है साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए। नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स आर टर्म एज नॉइस, तो जो भी नॉन पीरियोडिक होती है, रैंडम साउंड होती है, उनको नॉइस कहा जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं सी डी, ऑप्शन 4 जो है ये सी डी वाला, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज अमंग आइडेंटिकल एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज कॉल्ड, तो देखिए ये हमने कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो कार्बन अपने साथ ही जो कंपाउंड बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर आफ्टर सम डेज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, तो नेप्थलीन बॉल्स जो होती हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं, तो ये सब्लिमेशन के प्रोसेस से डिसअपियर हो जाती हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है ये सॉलिड से क्या है डायरेक्टली हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती हैं। फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, तो यहाँ पर वीटी का मतलब यहाँ पे ये वेलोसिटी है यहाँ पे, और इस तरफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो टाइम बढ़ता जा रहा है इस साइड देखिए, लेकिन वेलोसिटी क्या है, बढ़ नहीं रही है, ये एक जगह फिक्स है। तो यहाँ इससे क्या पता चलता है हमें, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं है, एक कांस्टेंट है, यहाँ पे 20-30 कितने भी मीटर पर सेकंड हो सकती है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती या घटती कॉन्स्टेंटली, इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। An artificial satellite can be tracked very precisely from the earth by using, तो artificial satellite को ट्रैक करने के लिए हम क्या है, डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। Which of the following instrument is used to study the phenomena of dispersion of light, तो dispersion of light को हम स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है। What kind of mirror is used in the solar cooker, तो सोलर कुकर में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह पर कन्वर्ज करते हैं लाइट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक जगह कन्वर्ट करते हैं तो हीट एकदम से बढ़ जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ऑप्शन में से है ऑप्शन ए नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ठीक है। बाकी ये हमारे मैनमेड है, मैनमेड नहीं, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात हुई है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है, ये खाद में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। A person went for medical checkup and found that the curvature of his eye lens is increasing. curvature eye lens का बढ़ता है, तो वो ये कौन सा डिफेक्ट होता है, तो ये मायोपिया होता है। In a rocket, a large volume of gas produced by the combustion of the fuel is allowed to escape through its tail nozzle in the downward direction with a tremendous speed and makes the rocket to move upward. Which principle is followed in this takeoff of the rocket? तो रॉकेट के जो टेक ऑफ होता है उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टू, यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 11:4 एंड द HCF इज 16। द सम ऑफ नंबर्स हमें बताना है, तो दो रेशियो दे रखा है, तो 11x 4x ये मान लेंगे। अब देखिए ये दो नंबर हो गए, अब इनका क्योंकि HCF 16 दे रखा है तो ये x की वैल्यू डायरेक्टली हम 16 रख सकते हैं। इनका सम बताना है तो ये हो जाएगा 11 × 16 और ये हो जाएगा 4 × 16, इसको ऐड कर देंगे तो दोनों में से 16 कॉमन आ जाएगा, ये 11 + 4 15 हो जाएगा। तो 15 × 6 = 90, 9 और 15 और 9 ये 24, 240 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, +1 हो रहा है। इधर क्या होता है 16 × 3 48 +3, तो इंटू 3 +3 हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 51 का हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 51 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 153 आ रहा है। इसमें क्या हो गया अब प्लस इंटू 3 +5 हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ 1 2 1 3 5, तो अगले वाले में क्या होने वाला है, इंटू 1 के बाद 3 फिर 5, तो अगले में 7 होने वाला है। तो 158 को क्या है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 ऐड कर देंगे, तो 8 × 24 2 5 15 17 1 3 1 4, 474 में क्या ऐड करेंगे हम 7 ऐड कर देंगे, 7 और 4 11 1, तो ये 481 आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, 481 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी हैज मार्बल्स इन द रेशियो 1:3। तो ए और बी के जो मार्बल का रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है 1:3, ठीक है। बी और सी का दे रखा है 9:1। तो बी और सी का दे रखा है 9:1। इफ दे हैव ऑल टुगेदर 130 मार्बल्स देन फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ ए। तो ए बी सी का अगर हमें रेशियो पता हो जाए, तो यहाँ पर देखिए बी का यहाँ रेशियो 3 दे रखा है, यहाँ 9 दे रखा है। ये बी और बी सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, तो इसको सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रेशियो बन जाएगा 3, इसको ये क्या हो जाएगा 3:9। तो देखिए अब यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, बी और बी सेम हो गए। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू 9 हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ए बी सी का रेशियो जो हो जाएगा वो ऐसा आ जाएगा 3:9:1। ये तभी होगा जब ये वाले जो है ये सेम कर देंगे, यहाँ बी सेम है और यहाँ पर भी बी सेम हो गया, पहले सेम नहीं था, ये हमने किया है बाद में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3:9:1। तो इसका हमें टोटल की दे रखी है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा टोटल आ रहा है, ये 13 आ रहा है, 9 + 1 10 और 1 13। तो 13 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 130 दे रखी है। 13 क्या ये रेशियो के अकॉर्डिंग आ रहा है, ये रियल वैल्यू है। तो इसको टोटल निकालने के लिए हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ ए की पूछी जा रही है, ए की वैल्यू पूछी जा रही है, ए की वैल्यू हमारी 3 है। तो असली निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो यहाँ पे किया था, तो इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू 30 होगी। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। तो ax + by की वैल्यू a - b आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ax की वैल्यू a कब आएगी, जब हम क्या करेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और by की वैल्यू -b कब आएगी, जब y की वैल्यू -1 रखेंगे। तो ये 1 हो जाए और ये -1 हो जाए तो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरी इक्वेशन में भी सेटिस्फाई होना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पर भी अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये b हो जाएगा, और यहाँ -1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर भी ये काम कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो 1 - 1 ये ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। x की वैल्यू 1 और b की -1, y की -1, ठीक है। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर इसे ये इक्वेशन दे रखी है, इसका सेंटर निकालना है, ठीक है। तो यार इसमें क्या करना होता है, जो x वाली टर्म्स को हम अलग लिख लेंगे, x² + 8x, ठीक है। अब ये y वाली टर्म्स को अलग लिख लेंगे, y² + 10y, ठीक है। ये -8 था, ये उधर जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमारी इसकी जनरल जो इक्वेशन होती है वो ऐसे आती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², ठीक है। ये रेडियस होता है, h और k जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे सेंटर के, ये ध्यान रखना होता है, ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो हमको क्या है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ इस तरह दिखेगी, तब हमें पता चलेगा कि h और k क्या है, ठीक है। तो इसको हमें होल स्क्वायर बनाना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो इसका है इसका आधा करके x के साथ जो टर्म है उसको आधा कर देंगे, ठीक है, और उसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो क्या कर देंगे, मतलब x² + 8x के साथ 8 का आधा क्या होता है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है y² + 10y है, तो 10 का आधा 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर किया है ऐड, तो उस साइड भी ऐड करना होगा। तो ये 8, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, x + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 × 4 × x, ठीक है। तो 8 हो जाए तो 2 × 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 4x, ठीक है। a² b² और 2ab यहाँ पे बन रहा है, तो ये x + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 8 और 16 ये हो जाएंगे 24, 24 और 25 हो जाएंगे 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आसानी से हम देख सकते हैं कि जो -h की वैल्यू अगर कंपेयर करते हैं तो -h की वैल्यू 4 आ रही है और -k की वैल्यू 5 आ रही है। तो माइनस उधर जाएगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो -4 -5 ये इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर रेडियस पूछा जाता तो इसका 7 आ जाता है यहाँ से, ठीक है। इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन अदर फैक्टर बताने हैं। तो x - 2 इसका फैक्टर है, तो यहाँ पर देखिए x - 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इसके अदर फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो x माइनस 2 का यहाँ पे फैक्टर डिवाइड कर देंगे इसको, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ठीक है, ये 18 है। तो x का एक्स क्यूब से बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 माइनस 2 से होगा तो ये होगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे माइनस करने के लिए, तो ये जाएगा कट, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। और 6x स्क्वायर बनाने के लिए x का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6x से, ठीक है, प्लस 6x से करेंगे तो यहाँ 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब 6x का माइनस 2 से होगा तो ये माइनस 12x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 3 जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9x और माइनस 18 आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस का साइन लगेगा। अब 9x बनाने के लिए x का क्या है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x और 2 से हो जाएगा माइनस 18, ठीक है। तो ये दोनों ही कट जाएंगे यहाँ पे, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ये हमारा ये किस में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 3 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, ये x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर है, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो दूसरे जो फैक्टर हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको जो एक फैक्टर दे रखा है उससे डिवाइड किया, ये जो दूसरी टर्म आई ये भी इसका फैक्टर ही होगा, ठीक है। अगर हम 9 को ये समझ लीजिए से 70 है, अगर 70 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 10 आता है, ठीक है। तो 7 के साथ साथ 10 भी क्या है, उसका फैक्टर होता है, ठीक है। ऐसे किया यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर इसका x प्लस 3 होने वाला है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, x माइनस 2 दे रखा है तो x प्लस 2 को फैक्टर मान के x की वैल्यू माइनस 2 रख के उसका आंसर देखिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, माइनस 3 रख के उसकी वैल्यू देख सकते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, ठीक है। ऐसे कर करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को ये सिंपल लगा तो मैंने ये ऐसे कर दिया। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर 11 12 का स्क्वायर दे रखा है, इसकी वैल्यू 650 दे रखी है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर ये सब जो दे रखे हैं इनमें से अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो ये देखिए ये क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, यहाँ आएगा 4 यानी 2 का स्क्वायर, इसमें से 9 बचेगा जो कि 3 का स्क्वायर होता है। तो ये देखिए सेम आ रहा है यहाँ पे, तो ये इस पूरे की वैल्यू को हमको दे रखी है ना ये, तो ये हो जाएगा 5 इंटू जो बीच की वैल्यू है स्क्वायर वाली वो 650 है, तो हमारा इसकी वैल्यू इससे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 25 2 6 5 30, तो ये 3250 आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, ये तो पॉइंट दे रखा है और एंड कट्स इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 से पास हो रही है तो ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। तो यहाँ पर वैल्यू डाल के देख लेंगे, तो यहाँ अगर 1 रखता हूँ, यहाँ माइनस 2 रखता हूँ, -1 तो ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है -3 प्लस 1 तो ये -2 आ रहा है, तो ये तो गलत हो रहा है। यहाँ पे डाल के देखते हैं तो 1 माइनस -2 -1, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस 2 -1 ये आ रहा है, तो 3 -1 या 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। इसमें देखते हैं अगर 1 -2 + 1, तो देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, ये 1 और 1 2 हो रहे हैं, यहाँ माइनस का 2 हो रहा है, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वेशन इसकी x + y + 1 हो जाएगी, ठीक है। इफ स्क्वायरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर x इज सेम एज एडिंग 12 इन इट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x का स्क्वायर कर दूं तो वो बराबर है x में अगर 12 ऐड कर दिया जाए उसके, ठीक है। तो इसके x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है, तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं या ऑप्शन के मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शन से करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 को अगर यूज करते हैं यहाँ पे x की जगह 2, तो यहाँ आएगा 4 और इधर क्या आएगा 2 और 12 14, तो ये बराबर नहीं है। 3 को अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 और 3 15, तो ये भी इक्वल नहीं हो रहा है। 4 अगर यूज करते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 और प्लस 12 ये भी 16 होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या है 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एंगल्स 60 एंड 75 एट देयर सेंटर्स द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज, तो देखिए आर्क अगर मान लीजिए बराबर दे रखी हैं तो पहले वाले की आर्क
ए हो जाएगी, ए मान लेते हैं। तो उनकी लेंथ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल। तो आर्क का फॉर्म होता है, आर्क जो होती है रेडियस इंटू थीटा होता है, ठीक है। तो पहले वाले का रेडियस मान लेते हैं 1 है, दूसरे का एंगल क्या दे रखा है वो भी लगा लेंगे, ठीक है। आर्क का आर इंटू थीटा होता है। तो पहले वाले को यहाँ पे ले लेते हैं, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे। आर को हो जाएगी रेडियस ऑफ 1 इंटू पहले का एंगल कितना है 60 डिग्री। अब देखिए यही क्या है, दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे की भी आर्क सेम दे रखी है, तो वो हो जाएगी R2 इंटू 75 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि दोनों डिग्री में है इसीलिए इनको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है, यहाँ पे रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो देखिए दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो एक दूसरे को क्या है डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 75 ऊपर जाएगा और ये 60 इधर नीचे आ जाएगा। ये यहाँ से क्या है ऊपर जाएगा इधर और ये 60 इधर नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये 15 चौका 60 15 75 5, तो इसका रेशियो 5:4 आ जाएगा। R1 R2 इसी रेडियस का निकालना था। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर आर्क दे रखी हो और रेडियस निकालना हो तो जो एंगल होना चाहिए उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये रेडियन इस वाले से निकलता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो डिग्री को अगर रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180 करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों ही डिग्री में थे इसलिए नहीं निकाला है। अगर इनमें से कोई वैल्यू निकालनी होती है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना आप, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है। तो इसमें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझिए, 10 की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है, 10 की पावर 1 होती है तो आंसर क्या आएगा 10 आएगा, 10 की पावर 2 होगी तो 100 आएगा, ठीक है। और 10 की पावर 3 होगी तो कितना 1000 आएगा। तो यहाँ पर देखिए डिजिट कितनी आ रही है, इसमें 1 आ रही है, इसमें 2 आ रही है, 1 2, ठीक है। इसमें कितनी आ रही है 3 आ रही है, इसमें कितनी है 4 आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है, जितनी यहाँ पावर होगी 10 की उससे एक ज्यादा होगी डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यह 2 की पावर 274। अब अगर इसको देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 274 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 137 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 14 1 3 2 6 और 1 7 और ये 2, तो ये भी 274 आ रहा है। तो इन दोनों में से पावर 274 दोनों की कॉमन हो जाएगी, तो 2 × 5 ये 10 हो जाएगा। तो देखिए 10 की पावर 274 यहाँ पे बन रही है, ठीक है। 10 की पावर 274 है तो यहाँ पर क्या होगा, हमने अभी यहाँ पे देखा 1 था तो 2 हो गया, 2 था तो 3, 3 था तो 4, तो यहाँ पर 274 है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएंगी, 1 बढ़ जाएगी 275 हो जाएगी। तो इसका आंसर 275 हो जाएगा यहाँ। इन अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 इन द फॉलोइंग इज। तो देखिए बाइनोमियल जो होता है वो होते हैं 2 टर्म्स, ठीक है। 2 टर्म्स को बाइनोमियल बोलते हैं बाई, ठीक है। तो 2 टर्म्स जो होती हैं हमारी ये प्लस या माइनस से डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। ये क्या है, टर्म्स हैं यहाँ पे। तो टर्म्स तो ये होगी, तो ये वाला तो हमारा ऐसे गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, डिग्री पूछा है, डिग्री 20। तो डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर, ये क्या होती है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, देखिए यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर 2 है। तो 2 तो चाहिए ही नहीं ना, 1 चाहिए। अब इन दोनों में से ये टर्म्स की वजह से हट गया तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये क्या है, बाइनोमियल है तो 2 टर्म है, ठीक है। और डिग्री हाईएस्ट 20 है, मतलब पावर हाईएस्ट 20 है तो ये डिग्री भी 20 हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का दे रखा है, तो कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे आ जाता है ये। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 360 पाई, ठीक है। ये दे रखी है, मीटर स्क्वायर तो वो यूनिट होती है। तो देखिए यहाँ पे ये पाई से ये पाई कट गया। अच्छा यहाँ रेडियस की वैल्यू भी 10 दे रखी है हमको, तो इसकी जगह हम 10 रख सकते हैं यहाँ पे। 10L प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा ये 360। तो ये 10 से ये कट गया, तो L प्लस 10 की वैल्यू होगी 36। तो L क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। हाइट निकालनी है राइट सर्कुलर कोन की। तो देखिए हाइट का फॉर्मूला ऐसे होता है,
हाइट का स्क्वायर हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो ये 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो इसका होता है 576 और ये 676 होता है, ठीक है, ये 676 और ये हो जाएगा आपका 100, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 576। तो 576 इसका स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है, तो आंसर यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। हाइट कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी यहाँ पे, इससे हमारा h कितना निकल आएगा 24, h इक्वल टू 24, ठीक है। फॉर अ नोनागन फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द इंटरनल एंगल टू द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल। तो देखिए इंटरनल एंगल का जो सम होता है उसका फॉर्मूला हमारा निकलता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और एक्सटर्नल एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो हमेशा 360 ही आता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर जब नोनागन हो गया ये, तो इसका मतलब क्या होता है, n की वैल्यू क्या हो गई 9 हो जाएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू 9 रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 - 2, यहाँ पे 7 आ जाएगा और नीचे तो ये बाकी तो है ही। तो 180 का ये 2 टाइम्स होता है 360, तो 7/2 आ रहा आंसर, 7:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है और सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ये ऊपर वाला n-2 इंटू 180 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, ठीक है। क्या बताना है, इनकरेक्ट। 80 जो है पहले में क्या आ रहा है 80 25 पैसा, तो इसे 0.25 ले लेते हैं कॉइन्स, एंड के लिए प्लस 160 जो है 50 पैसा, ये 50 पैसा कॉइन्स है, तो इनकी वैल्यू क्या बता रखी है 1/5 पार्ट ऑफ 500 रुपी। तो 500 का 1/5 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं 100 आ रहा है या नहीं। तो देखिए 0.25 का अगर 4 25 पैसे के होते हैं तो वो क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो इसको 20 × 4 लिख सकते हैं। तो ये 4 और ये 25 0.25 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, और 160 का 0.5 मतलब आधा कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो 20 + 80 ये 100 हो रहा है, तो ये तो सही है, हमें इनकरेक्ट चाहिए, तो ये हमारा सही बता रहा है, ठीक है। 200 500 रुपी, तो 200 नोट कितने के हैं 500 के, ठीक है। तो ये इसको इक्वल करते हैं तो ये कितना आ रहा है 1 2 3 4 और 5 2 10, तो ये कह रहे हैं इक्विवेलेंट 1 लाख। तो देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये तो करेक्ट आ रहा है, 1 लाख के ही इक्वल आ रहा है। 2200 रुपी नोट, ठीक है, 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 200 से, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 4, तो ये कितना हो रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये 4 लाख आ रहा है, यहाँ पे 40 लाख बता रखा है, तो ये हमारा हमें इनकरेक्ट चाहिए था, तो इनकरेक्ट यही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ एन 8 डिजिट नंबर इट इज डिविजिबल बाय 11 वैल्यू ऑफ ए, तो 11 से डिविजिबिलिटी का ये रूल होता है, जो ऑड ऑल्टरनेट नंबर होते हैं उनको ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 6 2 और 6 8 8 और 3 11 11 प्लस ए, तो इनको ये ऑड वालों को जोड़ते हैं तो 11 प्लस ए आ रहा है, ठीक है। और देखिए इवन वालों को देखते हैं तो ये 5 6 और 9 हो गया आपका 15 और 4 19, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19, ठीक है, तो ये 19 आ रहा है। तो इसमें करते क्या है ऑड मारने में से इवन वाला जो भी बड़ा होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो 19 में से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19 - 11 - a, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 - a। अब देखिए 8 - a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो 0 आए या फिर क्या है किसी भी 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो 8 में से माइनस करके यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तो सिर्फ 0 ही आ सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 11 12 आ जाएगी तो a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, 8 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है ऑप्शन में से अगर देखते हैं 0 लाने के लिए a की वैल्यू 8 ही आ सकती है, तो 8 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, आंसर 8 हो जाएगा a का।
द पेरीमीटर ऑफ वन स्क्वायर इज 52 मीटर एंड दैट ऑफ अनदर इज 20 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ whose एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसा पेरीमीटर बताना है स्क्वायर का जो क्या इन वालों से बना हुआ है, इनके एरिया का डिफरेंस इस वाले के एरिया के डिफरेंस के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इनकी साइड पता होनी चाहिए। तो पहले का पेरीमीटर दे रखा है, पहले वाले का पेरीमीटर दे रखा है 4a1 मान लेते हैं इसे, तो ये 52 दे रखा है, तो इसकी साइड हो जाएगी a1 क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी 4 से डिवाइड करके। इसी तरह a2 जो होगी दूसरे वाले की साइड हमारी क्या हो जाएगी, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है पेरीमीटर निकालना है, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose एरिया इज इक्वल टू, जो नया हमारा जो स्क्वायर है उसका एरिया जो बराबर दे रखा है डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, जो ऊपर वाले हैं इनके एरिया के एरिया का डिफरेंस दे रखा है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर और इस वाले का हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अगर, तो ये 169 है, ये 25, तो यहाँ आ रहा 144। ठीक है, तो इसका साइड कितना, हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो साइड निकाल लेंगे पहले, साइड इसका 12 आ जाएगा, ये 12 का स्क्वायर होता है, साइड 12 आ गया, हमें 12 नहीं निकालना है, साइड नहीं निकालना मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है। तो 4a हो जाएगा इसका पेरीमीटर, तो 12 चौक 48, ये 48 आ जाएगा इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका 48 होगा। ठीक है, द एज ऑफ श्याम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज इज 25, मैरिज के टाइम पे उसकी एज 25 है एंड द एज वॉज 28 व्हेन गॉट हिज फर्स्ट जॉब, जब फर्स्ट जॉब ली तो उसकी एज क्या है 28 हो गई। ठीक है, एज विच ही गॉट हिज फर्स्ट चाइल्ड वॉज 30, तो जब उसका फर्स्ट चाइल्ड हुआ तब उसकी एज 30 है। द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज एज ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, यहाँ चाइल्ड वाले पार्ट से हमें मतलब है। तो यहाँ पर देखिए जब चाइल्ड पैदा हुआ है, मतलब चाइल्ड की पैदा हुआ है, तब श्याम की एज क्या है 30 है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, श्याम और जो चाइल्ड है उसके एज का डिफरेंस हमेशा 30 रहने वाला है। अब जो भी ऐड होगा दोनों में बराबर ऐड होगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस तो 30 है, लेकिन हमें दूसरा ये दे रखा है प्रेजेंट एज दे रखी है श्याम की, वो ट्वाइस दे रखी है चाइल्ड के, तो मतलब श्याम के एज जो है ट्वाइस है चाइल्ड के एज के। ठीक है, तो हमें चाइल्ड की एज निकालनी है, तो एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एस हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस सी, 30 प्लस सी हो जाएगा, 30 प्लस सी, 30 प्लस सी इक्वल टू 2c हो रहा है, c उधर जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो चाइल्ड की एज यहाँ पर 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये डिफरेंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब पैदा हुआ तो उसकी 30 थी, यानी कि चाइल्ड और फादर का जो श्याम है उसकी एज का डिफरेंस हमेशा 30 रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अ टेट्राहेड्रन हैज 4 वर्टिसेस एंड 4 फेसेस, हाउ मेनी एजेस डज इट हैव। तो देखिए यहाँ पर यूलर फॉर्मूला यूज होगा, f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, ये होता है। तो फेसेस यहाँ पर दे रखे हैं 4, वर्टिसेस भी हमें 4 दे रखी हैं, एजेस निकालने हैं, तो एजेस उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ई और 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 8 - 2 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना आपको बहुत जरूरी है अगर ये क्वेश्चन करना है तो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर विच इज डिविजिबल बाय 72, 108 एंड 300। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर यहाँ क्यूबिक नंबर नहीं लिखा होता तो क्या है, इसका डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ लिखा है ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जिसका जो क्या है इन सबसे डिविजिबल हो जाए और वो क्यूबिक नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 72 का अगर फैक्टर करते हैं ये हो जाएगा 8 × 9 होता है, ये होता है 12 × 9 और ये होता है 3 × 100। ठीक है, तो जो नंबर होगा उसमें 2 जीरो तो आने चाहिए पीछे। ठीक है, तो 2 जीरो देखिए, 2 जीरो तो आने चाहिए, तो यहाँ पर 0 इसमें नहीं आ रहे हैं, तो ये तो ऐसे कट गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं 8 और 9 का देखते हैं मल्टीपल कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो 8 का देखिए आखिरी के 3 हो रहे हैं, 400 भी 8 से हो जा रहा है, 6 करते हैं तो 8 से 56 और 40 ये भी हो रहा है, तो 8 से सभी हो रहे हैं मल्टीपल, ये सब जो ऑप्शन है 8 के तो मल्टीपल हैं ये। 9 के भी यहाँ पे भी 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, तो 9 के भी हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्यूबिक वाला देखते हैं, तो अगर 5400 का मैं फैक्टर देखता हूँ तो इसको कर सकते हैं
5400 ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा। अच्छा भाई 5400, तो इसके फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 9 × 6 × 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाए 27 इंटू इसका 3 इधर दे दिया तो ये 2। अब देखिए 100 क्या होता है 25 × 4 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 25। तो देखिए ये तो क्यूब बन रहा है 2 का, ये भी क्यूब बन रहा है 3 का, लेकिन ये क्यूब नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है ये 5400 है, ये क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये क्यूब नहीं है, हमें क्यूब चाहिए, तो ये नहीं होगा आंसर। अब 21600 भी देखते हैं तो 216 हमें पता है ये क्या होता है 6 का क्यूब होता है, लेकिन 100 किसी का क्यूब नहीं होता है। तो इससे पता चलता है ये भी क्या है क्यूब नहीं है किसी का, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। 27000 ये 90 का क्यूब होता है, 90 × 90 × 90, तो यही बचता है जो क्यूब है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने ये कर दिया है। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करना है तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकालिए। अब एलसीएम निकालेंगे तो वो आपका ये आएगा 5400 आने वाला एलसीएम, ठीक है। तो इसमें आप देखिए अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको तो ये 125 हो जाएगा और ये क्या है क्यूब बन जाएगा। अब 5400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, या ऐसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है पूरी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही और सैंपल पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर चैनल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं डेली वीडियो इससे रिलेटेड बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है या उसकी तैयारी आपको करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये PPT डाउनलोड करनी है पूरे पेपर की तो आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से आप इसकी PPT डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में अगर आपको ये लगा मैंने थोड़ा कम टाइम दिया है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और उनका नंबर लिख दीजिए। उससे क्या है मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या है जो जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होंगे उनको दोबारा से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उनको दोबारा बता देंगे। अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जल्दी आने वाला है, ठीक है, 1-2 दिन बाद मैं अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे आगे के वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।